नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण में कुंडली सम्मुख है 11 जुलाई 1983 रात को 9 बजे और आसाम का जन्म है, धेमाजी स्थान नाम की जगह है। कुंभ लगन की कुंडली बन रही है, यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। कुंभ लगन है, लगन का स्वामी शनि है। सर्वप्रथम ग्रह स्पष्ट देखें तो लगन 16 अंश का है। लगन में कुंभ राशि है, शतभिषा नक्षत्र में लगन है और यह राहु का नक्षत्र है। सूर्य इसी कुंडली में मिथुन राशि में 25 अंश का है, पुनर्वसु नक्षत्र में है, गुरु के नक्षत्र में। चंद्रमा 11 अंश का है, कर्क राशि में है, पुष्य नक्षत्र शनि के नक्षत्र में है। मंगल 14 अंश का है, मंगल अस्त है कुंडली में और बुध अस्त है। मंगल मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र में है, राहु का नक्षत्र है। बुध कुंडली में 27 अंश का, मिथुन राशि में यानी अपने घर में है, पुनर्वसु नक्षत्र में है, यह गुरु का नक्षत्र होता है। गुरु 7 अंश का होकर के वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र में शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है। शुक्र 7 अंश का, सिंह राशि में मघा नक्षत्र में, केतु का नक्षत्र है ये। शनि 4 अंश का होकर के तुला राशि में, चित्रा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है। राहु 1 अंश का है, मिथुन राशि में है, मृगशिरा नक्षत्र में है और यह मंगल का नक्षत्र होता है। केतु 1 अंश का है, धनु राशि में, मूल नक्षत्र में और अपने ही नक्षत्र में यह केतु बैठा हुआ है। 2023 में ये L&T बड़ी कंपनी है, कोलकाता में काम करते हैं। 2023 में बॉस बदल गया तो उसके बाद से काफी इंटरनल पॉलिटिक्स होने लगी और उसके बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया। दूसरी जॉब नहीं मिली तो वापस ज्वाइन कर लिए, लेकिन दबाव वही बना हुआ है, पहले से बड़ा अधिक दबाव है और कम समय और कम मैन पावर में अधिक रिजल्ट पाने की इच्छा है, जिसके कारण से अंदरूनी पॉलिटिक्स भी कंपनी में चल रही हैं और ये इन चीजों से परेशान भी है। तो कुंडली का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, कुंभ लगन की कुंडली है, शनि स्वामी है लगन का और शनि स्वामी होकर के उच्च के होकर के नवम भाव में बैठे हुए हैं। लग्नेश उच्च का है और वो भी त्रिकोण स्थान में उच्च का होकर के बैठा हुआ है, यानी शनि महाराज कुंडली में तो काफी अच्छे फलदायी साबित हो रहे हैं। शनि लगन कुंडली में भी नवम भाव में है और नवमांश कुंडली में भी नवम भाव में है, यानी भाव वर्गोत्तम है, इसलिए शनि इस कुंडली का अच्छा ग्रह हुआ है। और शनि इनको जो है ये कंस्ट्रक्शन वगैरह से जुड़ा हुआ, सिविल से जुड़ा हुआ, मैकेनिकल से जुड़ा हुआ, इन सारे क्षेत्रों में इनको अच्छा जो है परफॉर्म कराता है, अच्छा होता है। शनि तो व्यक्ति मेहनत भी करता है, क्योंकि शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर जाएगी और शनि क्रूर ग्रह है, तो मेहनत तो ये करते ही हैं। तीसरे भाव में शुभ ग्रह का इन्फ्लुएंस हो तो व्यक्ति कम मेहनती हो सकता है, आराम पसंद हो सकता है, लेकिन शनि है तो शनि की दृष्टि है, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि व्यक्ति आराम पसंद हो। इसलिए देखने से लग रहा कि इन्होंने अपने काम में मेहनत किया हुआ है। शनि इस कुंडली में अच्छा ग्रह है, कारक ग्रह है। दूसरा, द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो कि दसम भाव में आकर के बैठा हुआ है। यही बृहस्पति धन और लाभ दोनों भाव का स्वामी है। यह धन कमाने में भी इनको मदद करेगा, बचाने में भी मदद करेगा। बृहस्पति इनके काफी अच्छे हैं, धन भाव पर दृष्टि डाल करके आर्थिक रूप से इनको सबल बनाए रखने का प्रयास करेंगे। चौथे पर दृष्टि डाल करके घर और गाड़ी का सुख देंगे और चंद्रमा के ऊपर दृष्टि डाल करके छठे भाव पर दृष्टि डाल करके ऐसा स्वभाव देंगे कि व्यक्ति ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर वाली भावना में जीवन जीता है।
किसी से बेवजह का विरोध और दुश्मनी नहीं लेता है। लेकिन चंद्रमा खुद जब छठे भाव में होता है तो शत्रु प्रबल हो जाते हैं, पीठ पीछे बुराई करने वाले हो जाते हैं, क्योंकि छठा भाव शत्रुओं का होता है। यहाँ पर क्रूर ग्रह का होना ज्यादा अच्छा है। जिसकी भी कुंडली में छठे में चंद्रमा होता है, ऐसा व्यक्ति अपने विरोधियों को पराजित नहीं कर पाता है। पेट और अजीर्ण आदि की समस्याएं भी बनाता है। तृतीय भाव का स्वामी मंगल है। यही मंगल दसम भाव कर्म भाव का भी स्वामी है और यह तीसरे भाव में बैठा हुआ है मिथुन राशि में। ऐसे में ऐसे लोग अपने कामकाज के मामले में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का उपयोग काफी अच्छे से करते हैं। मंगल यहाँ पर बुध की राशि में बैठा है। दिक्कत है कि मंगल अस्त है। सूर्य 25 डिग्री का है, मंगल 14 डिग्री का है, तो भी यहाँ पर 11 डिग्री का अंतर है, इसलिए मंगल पूर्ण रूप से अस्त नहीं है। सूर्य 25 अंश का है, बुध 27 अंश का है, तो बुध पूर्ण रूप से अस्त है, क्योंकि सिर्फ 2 अंश का अंतर यहाँ पर बन रहा है। और बुध इनके कुंभ लगन के लिए बुध अच्छा ग्रह होता है, पंचम भाव का स्वामी होकर के कारक ग्रह होता है, तो बुध को बल देने की जरूरत रहेगी। बुध के लिए पन्ना स्टोन इनको 8 से 10 कैरेट का पहनना चाहिए। और मंगल के लिए इनको कुछ नहीं पहनना है। मंगल चूंकि इस कुंडली में लगन के लिए शत्रु भी है, अस्त है, तो विकल अवस्था में है। मंगल जो है इनके लिए हमेशा नुकसान ही करेगा। हालांकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इन सारी चीजों को सिखाएगा, लेकिन दिमागी रूप से परेशान ही करेगा। तो मंगल के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए इनको। अभी आगे इस भाव पर और अधिक चर्चा करेंगे। यहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी शुक्र है, और ऐसे शुक्र महाराज सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। यानी भाग्य का स्वामी कहाँ बैठा है? पत्नी के भाव में। सुख साधन भाव का स्वामी पत्नी के भाव में। विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति की मान ली जानी चाहिए कि भाग्योदय हो चुका है। विवाह और पत्नी की भूमिका इनके भाग्य में रही है। पंचम भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी बुध है, लेकिन बुध लगन का मित्र है, इसलिए बुध को कारक ही मानेंगे। बुध कमजोर है, बुध को बल देने की जरूरत यहाँ पर है। छठे भाव में चंद्रमा होता है, पेट और अजीर्ण की कभी कभी समस्याएं देता है, बेवजह का चिंता परेशानी तनाव देता है, और व्यक्ति शत्रुओं पर हावी नहीं हो पाता है। सप्तम भाव का शुक्र यहाँ पर अच्छा है, पत्नी सपोर्ट करने वाली होती है, साथ चलने वाली होती है। हालांकि यहाँ पर यह शुक्र जो है सूर्य की राशि में बैठा हुआ है, राजा की राशि में शुक्र होता है, तो ऐसे जातक को अपनी पत्नियों से थोड़ा ज्यादा संबंध मधुर करना चाहिए, ताकि भाग्य उदय हमेशा बना रहे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो भाग्य भाव में शनि है ही, भाग्य का स्वामी सूर्य, इसको बता ही दिए। दसम भाव में गुरु बैठा हुआ, ये काफी अच्छा है। दसम भाव में जो गुरु बैठा है धन और लाभ का स्वामी होकर के बैठा हुआ है, और गुरु यहाँ पर मित्र मंगल की राशि वृश्चिक में है। गुरु अच्छा है, ऊंचा पद, अच्छी सैलरी वगैरह दिलाने में ये मदद करेगा। 11th हाउस में केतु बैठा हुआ है। राहु केतु की एक विशेष बात इस कुंडली पर लागू होती हुई नजर आ रही है। देखिए, जब किसी कुंडली में लगातार 5 घर खाली होते हैं तो काल सर्प की संभावना होती है। तो एक घर जहां कोई ग्रह नहीं है, यहाँ कोई ग्रह नहीं, 3, 4 और 5, 5 घर लगातार खाली हैं, इसलिए इस कुंडली में काल सर्प दोष बन जाएगा। वैसे भी अगर डिग्री वाइज देखेंगे तो भी काल सर्प योग बन रहा है, क्योंकि यहाँ जो ग्रह बैठे हुए हैं, 4 ग्रह बैठे हुए हैं राहु के साथ, मंगल, सूर्य और बुध। तो राहु एक अंश पर है, एक अंश पर है, और मंगल को अगर आप देखेंगे तो मंगल 14 अंश पर है। यानी राहु मिथुन राशि में कहीं किनारे बैठा हुआ है, और अन्य ग्रह राहु के इसी तरफ बैठे हुए हैं। यानी सारे ग्रह राहु केतु के बीच में आ जा रहे हैं। इसके साथ बुध बैठा है, तो अगर राहु से कम डिग्री होती, राहु के साथ बैठा कौन है? मंगल, सूर्य और बुध। तो मंगल, सूर्य और बुध की डिग्री अगर राहु से कम होती तब काल सर्प भंग होता। चूंकि राहु खुद ही 1 डिग्री पर एकदम किनारे बैठ गया है, तो अन्य ग्रहों की डिग्री अधिक ही हो गई है, इसलिए इस कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है। अब काल सर्प दोष से क्या होगा? जब जब राहु की अंतर्दशा आएगी तब तब परेशान करेगा। मई 2021 से यहाँ पर देखिए शुरू हुआ था मंगल की अंतर्दशा। मई 2021 से लेकर के जुलाई 2022 तक मंगल था। फिर उसके बाद आया राहु। शुक्र में राहु की अंतर्दशा जुलाई 2022 से जुलाई 2025 तक है।
तो कुल मिलाकर के इनकी जो समस्याएं हैं कि अत्यधिक दबाव है, नौकरी छोड़े फिर दूसरी नौकरी के लिए गए, नहीं मिला तो फिर इसी नौकरी को आपने ज्वाइन कर लिया है, अंदरूनी राजनीति काफी कुछ हो रहा है, ये सब इसी राहु के कारण से हो रहा है और यह जुलाई तक जारी रहेगा। जुलाई के बाद आपको काफी रिलीफ मिलने वाला है। एक दूसरी बात भी है कि इस समय जो है, अगर आप देखेंगे तो शनि महाराज कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। जनवरी 2023 से ही शनि कुंभ राशि में आए हुए हैं और यह आपकी जो चंद्र कुंडली है, चंद्रमा जो है, राशि जो है, यहाँ से शनि अष्टम में है। तो ये भी अगले साल मार्च में बदल जाएंगे। मार्च में ये शनि का गोचर जो आपकी राशि से अष्टम भाव में है, ये भी बदलेगा और राहु की अंतर्दशा भी जुलाई 25 में खत्म हो जाएगी, गुरु की आ जाएगी। तो अभी आपकी समस्याओं में राहत होने में एक तो सुधार आ जाएगा मार्च 2025 और पूर्ण सुधार आ जाएगा जुलाई 2025 में। अब जुलाई 2025 में जब शुक्र में गुरु आएगा तो थोड़ा इसे समझने की जरूरत है। ये शुक्र जो है यह गुरु से दसम भाव में बैठा है और गुरु खुद लगन से दसम भाव में बैठा हुआ है। यानी ये शुक्र और गुरु दो के दोनों का संबंध कहीं ना कहीं दसम भाव से बन रहा है। ये जो सप्तम भाव होता है ये दसम भाव से दसम होता है और गुरु लगन से दसम में बैठा हुआ, दोनों एक दूसरे से केंद्र में भी बैठे हुए हैं। तो आपको या तो इसी कंपनी में पद मिल जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, वेतन वृद्धि और आजादी, जो अभी आप जिस पॉलिटिक्स का सामना कर रहे हैं इन सबसे पार होने के बाद आपके लिए बेहतर अवसर आ रहे हैं। देखिए, कुछ भी अच्छा आने के पहले थोड़ा सा तूफान झेलना पड़ता है, तो आने वाले समय में कुछ बेहतर हो रहा है और उसी से जुड़ा हुआ तूफान अगर अभी आप झेल रहे हैं तो इसको निकालिए, इतना ज्यादा मानसिक तनाव ना लीजिए। ये जो आप झेल रहे हैं यह आपके आगे नौकरी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जिस पॉलिटिक्स का सामना आप आज कर रहे हैं, हो सकता है आगे चल के आप ऐसे पद पर पहुंचे कि ऐसे ही पॉलिटिक्स का सामना आपको करना पड़े जब आप कहीं मुख्य पद पर हो और ऐसे ही पॉलिटिक्स को हैंडल करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे। तो इसीलिए समय से पूर्व समय आपको अनुभव दे रहा, सीख दे रहा है, इसलिए आपको इस दबाव को झेलना चाहिए। आने वाला समय बेहतर दिखाई दे रहा। आप थोड़ा सा नक्षत्र को देखते हैं तो देखिए, शुक्र महाराज केतु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं और केतु परिवर्तन का ग्रह होता है और गुरु महाराज बैठे हुए हैं शनि के नक्षत्र में। शनि यहाँ पर भाग्य भाव में उच्च का है। तो जब शुक्र में गुरु का अंतर आएगा तो गुरु महाराज के माध्यम से शनि भाग्य की वृद्धि कर देगा, भाग्य साथ दे देगा। और शुक्र जो कि केतु के नक्षत्र में बैठा और केतु लाभ भाव में है, तो उस समय आपके लाभ में परिवर्तन कराएगा। चाहे इसी कंपनी में आप रहेंगे तो भी लाभ पाएंगे या आप दूसरी नौकरी ढूंढेंगे, आपको तुरंत नौकरी भी मिल जाएगी। धैर्य पूर्वक आपको जुलाई 2025 का समय निकालना है। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब जब राहु आएगा, राहु पंचम भाव में है, संतान के भाव में है, तो संतान को भी तकलीफ ये देगा। वैसे भी समय समय पर आप राजनीतिक प्रपंचों का सामना करते रहेंगे और बुद्धि जो है, आपका दिमाग जो है वह बहुत डिस्टर्ब होता रहेगा क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का होता है। यहाँ पर दो दो गर्मी वाले ग्रह सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं, साथ में राहु उत्प्रेरक का काम कर रहा है, उत्तेजक कर रहा है। तो आपको पहली चीज तो काल सर्प की शांति करानी चाहिए। राहु का जब केतु का मंत्र जाप, नाग गायत्री, सर्प सूक्ति आदि आपको करा लेनी चाहिए। इससे क्या होगा, राहु का परमानेंट इलाज हो जाएगा, केतु का हो जाएगा काल सर्प दोष। एक प्रकार से पूरी कुंडली पे लगा हुआ पाप कर्तरी योग होता है। तो इस योग की शांति के बाद आप जो है, आपके दिमाग में काफी शांति आ जाएगी, आप परिवार से काफी अच्छे से मेल मिलाप कर पाएंगे, संतान सही होगा और ऐसी बाधाएं जो आपके जीवन में आ रही हैं इन सब से आप मुक्त हो जाएंगे।
अब यहाँ पर हम अगर अन्य ग्रहों का विश्लेषण करें तो देखिए, राहु के साथ बुध की युति तो अच्छी है। ये सूर्य मंगल जो दोनों आ गए हैं, ये बुद्धि को तो आपके शार्प बनाएंगे, तेज बनाएंगे, लेकिन ये दोनों आपको तनाव भी खूब देंगे, क्योंकि कुंभ लगन के लिए मंगल और सूर्य दोनों ही मित्र नहीं होते हैं। तो मंगल के लिए मंगलवार को गुड़ का दान और सूर्य के लिए रविवार को गुड़ का दान करेंगे तो आपके लिए काफी बेहतरीन रहेगा, काफी अच्छा रहेगा। डेली नहीं करना है, महीने 2 महीने में एक बार मंगल और सूर्य की वस्तुओं का कभी कभी दान कर देना आपके लिए काफी ठीक परिणाम देने वाला हो जाएगा। अब इसी कुंडली में अगर हम देखें आगे और क्या ग्रोथ की संभावनाएं बनेंगी, तो शुक्र में राहु को तो छोड़ दीजिए, अच्छा नहीं है जुलाई 2025 तक। शुक्र में गुरु काफी अच्छा है, फिर उसके बाद शुक्र में शनि महाराज आ जाएंगे, और शुक्र और शनि को जब आप देखेंगे तो शुक्र से शनि तीसरे भाव में बैठा है और शुक्र की ही राशि में बैठा हुआ है। अगर अपोजिट करेंगे तो शुक्र महाराज शनि से एकादश में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर शनि महाराज मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि मंगल यहाँ पर कर्म भाव का स्वामी है, और मंगल पंचम भाव में बैठा हुआ है। और अगर मंगल और शनि का संबंध निकालेंगे तो नवम पंचम का है। तो फिर से जब शुक्र में शनि की अंतर्दशा शुरू होगी मार्च 28 से, तो फिर आपको एक बार जिम्मेदारी और आपकी बढ़ सकती है, मेहनत बढ़ सकता है, लेकिन इसका खराब सेंस नहीं है, अच्छा सेंस है। जिम्मेदारी और मेहनत वगैरह इस समय पुनः बढ़ेगी और पुनः एक बार आपका भाग्य ज्यादा अच्छे से साथ देगा। शुक्र में जब बुध आएगा तो पुनः थोड़ी सी परेशानी आएगी, क्योंकि बुध है, अगर पन्ना पहने रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी, अन्यथा कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब आगे आ जाते हैं आपके सूर्य पर, क्योंकि आपकी अब मुझे जुलाई 2025 के बाद आपका 2035 तक का समय मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, यानी शुक्र की महादशा अच्छी जाएगी, सिर्फ राहु की अंतर्दशा निकल जाए उसके बाद सूर्य महाराज आ जाएंगे। सूर्य कुंडली में पंचम भाव में बैठा है, 25 अंश का सूर्य है, राहु 0 अंश का है, और बीच में अन्य सारे ग्रह बैठे हुए हैं, इसलिए सूर्य पे डायरेक्ट कोई ग्रहण वगैरह नहीं लगा है। यह सूर्य महाराज गुरु के नक्षत्र में है। अब सूर्य गुरु का फल देगा, जो ग्रह जिसके नक्षत्र में होता है उसका फल देता है। सूर्य की महादशा आएगी आपकी मई 2035 से, और ये पूरे 7 साल जब चलेगी तो गुरु का फल देगा। गुरु कुंडली में धन भाव का स्वामी है, लाभ भाव का स्वामी है, और कर्म भाव में बैठा है। तो मैं सूर्य की भी दशा काफी अच्छी देख पा रहा हूं, आपकी लगन कुंडली में काफी ठीक दिखाई दे रहा। अभी मैं साथ ही साथ D10 का भी एनालिसिस करूंगा, क्योंकि दशाओं को देख रहे हैं तो D10 आपकी कर्क लगन की बनती है। चंद्रमा स्वामी है, 12वें भाव में राहु के साथ है। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए, जिसकी भी D10 दशमांश कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ होता है या शनि के साथ होता है, उसको कार्यस्थल पर काम काज पर तनाव और टेंशन की प्राप्ति तो होती ही है। ये चीज यहाँ पर दिख रही है। सूर्य हालांकि यहाँ पर द्वितीय भाव का स्वामी होकर के अष्टम में बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। शनि की 11 नंबर की गिनती में बैठा है, जो कि लगन कुंडली के लगन की राशि है, यानी सूर्य की महादशा भी अच्छी जाने वाली है। अब यहाँ पर अभी जो आपकी समस्याएं चल रही हैं, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो राहु की अंतर्दशा है, और आप के कार्य क्षेत्र से जुड़ी समस्या है। यहाँ पर सबके लिए एक नॉलेज की बात बता रहे हैं, जिस ग्रह की अंतर्दशा या महादशा चल रही है, वह ग्रह कार्य क्षेत्र में परेशानी देगा कि नहीं। अभी राहु की जैसे इनकी चल रही है, और हमें जानना है कि क्या यह राहु कार्य क्षेत्र में परेशानी देगा कि नहीं। तो राहु को D10 में देखिए कहाँ है, किस स्थिति में है। शुक्र तो अच्छा है, शुक्र यहाँ पर चतुर्थ भाव में स्वराशि का होकर के बैठा हुआ है, लेकिन राहु 12वें में है, वो भी चंद्रमा के साथ है, यानी ग्रहण दोष में है। तो राहु की अंतर्दशा में हमेशा कामकाज को लेकर के तनाव और टेंशन की स्थिति बनेगी, और इसी राहु के कारण से ड्रिंकिंग की भी आदत आपकी पड़ी हुई है। हालांकि गुरु की यहाँ पर दृष्टि है, तो ये आदत आपको छुड़वा देगा, जैसे ही आप राहु के लिए जप और दान वगैरह करेंगे, शांति करेंगे काल सर्प की, राहु के लिए काला उड़द या काले तिल का दान करेंगे, चीजें बहुत तेजी से नॉर्मलाइज होंगी, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
बुध जो कि आपका अच्छा ग्रह है, कारक ग्रह है, यह देखिए D10 में नीच राशि में बैठा हुआ है। तो बुध का पन्ना तो पहनना बहुत जरूरी है आपके लिए, ताकि बुध को बल मिल सके, क्योंकि D10 में कर्म वाले भाव कुंडली में या भाग्य भाव में नीच का है, तो पन्ना आपको जरूर पहनना है। शुक्र के लिए आप चाहें तो ओपल पहन सकते हैं। केतु का पत्थर आपको उतार देना है। आपने जो कैटसाई पहना है, लहसुनिया पहने हैं, उसको उतार देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर केतु जो है ऑटोमेटिक अपने आप में ठीक है, अच्छा है। थोड़ा सा इसका मूल नक्षत्र में है, उग्र नक्षत्र में है। तो जब भी, और काल सर्प में केतु की भूमिका होती है, तो जब जब राहु या केतु की अंतर्दशा आएगी तो परेशानी देगा, तो आपको नहीं पहनना। आपका लाइफ टाइम स्टोन बुध के लिए पन्ना, शुक्र के लिए ओपल या डायमंड बनता है, जिसे आप हमेशा पहनेंगे। मंगल के लिए और सूर्य के लिए कभी कभी दान करते रहेंगे, और एक बार पूरे विधिवत रूप से काल सर्प की शांति कराएंगे। अब यहाँ पर आपको मैं कारण बताया कि चूंकि राहु की अंतर्दशा है, राहु संतान भाव में है, यही संतान के सेहत को पीड़ित कर रहा है, संतान को लेकर के भी चिंता दे रहा है। कर्म भाव वाली कुंडली में D10 में चंद्रमा के साथ ग्रहण में है, बेवजह आपको ये परेशान करेगा। कार्य क्षेत्र से टेंशन और कामकाज के टेंशन के कारण नींद नॉर्मली नहीं आएगी कि अपने आप आ जाए और आप आराम से सो जाएं। अगर हम D9 में देखते हैं, तो D9 में यह राहु अष्टम भाव में चंद्रमा के साथ है। D9 किसका होता है? नौमांश पत्नी का होता है। आठवें का राहु सबसे बुरा माना जाता है। तो पत्नी वाली जो भाग है, हॉरोस्कोप है D9, उसमें भी देखिए राहु चंद्रमा के साथ है। आपको तो तनाव हुआ, आपने ड्रिंकिंग किया, आपने तनाव दूर किया किसी प्रकार से, लेकिन जो तनाव आपको है उससे कम तनाव आपके इन परेशानियों के कारण पत्नी को नहीं है। उतना ही तनाव उनको भी है, क्योंकि राहु यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है चंद्रमा के साथ अष्टम में बैठा हुआ है। और यह अष्टम का राहु चंद्रमा पत्नी को सिर्फ मानसिक रूप से ही परेशान नहीं कर रहा है, मानसिक रूप से परेशानी के साथ साथ उनको भी पेट, पाचन या अन्य छोटी छोटी चीजों में समस्याएं देने लगा है। यानी आपके राहु का प्रभाव आप पर, संतान पर, पत्नी पर, तीनों पर है। तो इस राहु पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी। राहु के उपाय से लगभग चीजें ठीक होंगी। पीने वगैरह की आदत छूटेगी। घर, गाड़ी और बैंक बैलेंस वगैरह इस कुंडली से अच्छा है। जो अभी आपकी समस्याएं हैं, ये परमानेंट नहीं है, ये त्वरित है। और मुझे लग रहा है कि आने वाला समय बेहतर है, और उस बेहतर समय की ट्रेनिंग अभी आपको दी जा रही है, और आप ये बहुत गलत कर रहे हैं जो आप ड्रिंकिंग की तरफ जा रहे हैं। इस पे कंट्रोल करिए, क्योंकि अभी ग्रह आपको ट्रेंड कर रहे हैं कि हाउ टू हैंडल द प्रेशर, because in future you have to handle the pressure of your colleagues and your juniors। आने वाले समय में आपको लोगों का प्रेशर और हैंडल, प्रेशर और तनाव और इंटरनल पॉलिटिक्स आपको हैंडल करना पड़ेगा। तब कैसे करेंगे? क्योंकि आने वाले समय में ग्रोथ आपको मिलने वाली है। तो इस बात से निश्चिंत होइए, अभी कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। जुलाई 2025 तक यहीं पर आप काम करते रहिए, और यह मान के करिए आने वाले एक बेहतर भविष्य के लिए अभी ग्रह आपकी ट्रेनिंग करा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम अन्य स्थितियों को देखें, तो आपकी कुंडली मांगलिक वगैरह नहीं है, दाम्पत्य जीवन आपका ठीक रहेगा। संतान भाव में आपके 4 ग्रह बैठे हुए हैं, बुध की राशि में बैठे हुए हैं, संतान भाव का स्वामी संतान में बैठा हुआ है। कभी कभी आप महसूस करेंगे कि आपकी संतान आपकी अवज्ञा करती है, डिसोबीडियंट हो जाती है। सेहत वगैरह की बात करें तो कोई विशेष परेशानी सेहत की तो नहीं दिखाई देती है, लेकिन थोड़ा राहु और मंगल का अंगारक दोष है। राहु ने मंगल को भी इन्फ्लुएंस किया है, बुरा प्रभाव डाल रहा है। तो गर्मियों से थोड़ा सा आपको बचने की जरूरत रहेगी। पेट, कब्ज और अजीर्ण आदि की समस्याएं हो सकती हैं। मानसिक तनाव की समस्याएं रहेंगी आपको, क्योंकि ये जो आपका चंद्रमा है ये छठे भाव में है, और इसके ऊपर शनि की दशम दृष्टि भी आ रही है। शनि की दृष्टि के नाते आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्रेशर को हैंडल करना सीखना पड़ेगा आपको। शनि का स्टोन आपको कोई भी बताएगा तो नहीं पहनना है, क्योंकि शनि ऑलरेडी उच्च का है, लग्नेश है, नवम भाव में उच्च का है, इसके पास पर्याप्त बल है।
अगर आप शनि का स्टोन पहनेंगे तो शनि की जो 10वीं दृष्टि चंद्रमा पर आएगी वह चंद्रमा को और पीड़ित करेगी। तो चंद्रमा को कैसे सही करें, क्योंकि ये छठे में अच्छा है नहीं, शत्रु बढ़ाता है, बैरी को बढ़ाता है। हालांकि कोई ऐसे शत्रु नहीं होते हैं जो सामने आकर के आपको चैलेंज करे, पीठ पीछे बुराई करने वाले चंद्रमा के यहाँ होने से ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के शत्रु होते हैं। इस पे शनि की दृष्टि, तो आपको चंद्रमा के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष पहनना। 5 मुखी रुद्राक्ष आप पहनिए ना पहनिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहनेंगे तो लाभ मिलेगा, नहीं पहनेंगे तो कोई बात नहीं, ये बृहस्पति का होता है। लेकिन आपको मंगल के लिए, सूर्य के लिए और चंद्रमा के लिए रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 1 मुखी, 2 मुखी और 3 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे तो सूर्य चंद्रमा मंगल ये बैलेंस रहेंगे, अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। बुध का और शुक्र का आपको स्टोन पहनना है। अभी आपकी अन्य कुंडलियों पर एक सरसरे तौर पर नजर डालेंगे। नवमांश कुंडली आपकी ठीक है, लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है और चौथे भाव में 2 शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। मैरिड लाइफ आपकी ठीक ठाक अच्छी चलती रहेगी। लगन पर लग्नेश की दृष्टि भी है, तो पत्नी आपकी अच्छी है, बशर्ते आपके तनाव से पत्नी को भी तनाव होता है, इस चीज का ख्याल रखना है आपको। दूसरा, अगर हम आपके D3 कुंडली पर चले, देशकाल कुंडली को देखें तो लगन में ही राहु बैठा हुआ है, जोरदार मेहनत करवाता है। लगन का स्वामी बुध है और ऐसे बुध महाराज त्रिकोण में बैठे हुए हैं। मेहनत और परिश्रम आप जिंदगी में जो भी करेंगे उसका प्रतिफल आपको देर सवेर मिलेगा। D4 देखते हैं तो लगन में शुभ ग्रह शुक्र बैठा हुआ है, लग्नेश सूर्य अष्टम में गया हुआ है और चौथे भाव को देखते हैं D4 में तो यहाँ का स्वामी मंगल धन भाव में गया हुआ है। घर और 4 पहिया वाहन का सुख आपके लिए अच्छा है और ये भी प्रतीत होता है कि अगर आप जो है जमीन वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। चौथे भाव का स्वामी मंगल कहाँ गया है, धन भाव में गया है, तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना आपके लिए अच्छा रहेगा, अच्छा रिटर्न आपको दे सकेगा। इसके अलावा आपकी अगली कुंडली पर चलते हैं, D7 पर सप्तमांश पे। तो सप्तमांश का लगन अच्छा है, संतान का विचार होता है, संतान से सुख आदि का, तो लगन तो अच्छा है, लेकिन लग्नेश नीच राशि में यहाँ पर बैठा हुआ है और मंगल के साथ में है। आपकी संतान प्रेम विवाह कर सकती है, इस बात की संभावना इस कुंडली में बनी हुई है। अब यहाँ पर लग्नेश शुक्र हुआ, नीच का हुआ है, यह भी बच्चे के सेहत को बिगाड़ने में भूमिका निभाता है। बच्चे से शुक्रवार को जब ज्यादा तबीयत वगैरह खराब हो, थोड़ी सी उसकी शरीर की जो एक ताकत है, शरीर को जो मजबूत और युवा बनाए रखने में मदद करता है, उसमें थोड़ी सी कमी है, तो बच्चे से शुक्रवार को चावल का दान कभी कभी करा देंगे तो काफी अच्छा रहेगा। इसी कुंडली में राहु द्वितीय भाव में है, केतु अष्टम भाव में है। एलर्जिक प्रॉब्लम आपकी संतान को रह सकती है, तो एलर्जिक प्रॉब्लम होने पर इसकी भी देख लीजिएगा। कभी सर्दी जुकाम या ऐसे कुछ भी होता है, स्किन रैशेज होते हैं, तो एलर्जी की दवा मिला करके उसको दिया जाए, ये डॉक्टर से आप पूछिएगा फिलहाल। लेकिन कुंडली के अनुसार लगता है कि कोई भी मेडिसिन में एलर्जिक चीजें शामिल हो सकती हैं, तो एलर्जी की दवाएं भी शामिल की जानी चाहिए। अब हम आपके चलते हैं D10 पे, दशमांश कुंडली पे। दशमांश कुंडली का लगन का स्वामी चंद्रमा है, लगन ठीक है, लग्नेश 12वें भाव में गया हुआ है, इसलिए आपको कार्यस्थल पे कभी कभी ज्यादा समय बिताना पड़ सकता है और कार्य के कारण आप हमेशा तनाव में रहेंगे, कार्य का तनाव आप लेते हैं। हमेशा तनाव में कार्य के बारे में सोच करके रहना आपके लिए ठीक नहीं है और इस दुर्योग की भी शांति इसी से है जो आप राहु के लिए कालसर्प आदि की शांति कराएंगे। द्वितीय भाव यहाँ पर ठीक है, द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य है, अष्टम में गया हुआ है और धन भाव को देख भी रहा है, तो थोड़ा सा आपके जो सीनियर अधिकारी और बॉस होंगे उनके साथ आपका ऑल वेदर गुड रिलेशन नहीं रहेगा, कभी अच्छा कुछ दिन बुरा, अच्छा बुरा, ये बुरा नहीं कह सकते तो नॉर्मलाइज कह सकते हैं, मतलब ऑल टाइम आपके बॉस जो हैं, आपसे जो सीनियर अधिकारी हैं, वो आपके लिए हमेशा गुडविल ही रख के पेश आएंगे, ऐसा नहीं है। थर्ड हाउस में गुरु बैठा हुआ है, कार्यस्थल पे सुख साधन मिलेगा। चौथे में मंगल और शुक्र की युति बनी हुई है, किसी भी स्त्री के माध्यम से भी राजनीतिक प्रपंच हो सकता है। आप जहाँ काम करते हैं वहां पर कुछ स्त्रियां हैं जो थोड़ा सा ऑफिस में प्रेम प्रसंग माहौल वगैरह, इधर उधर आकर्षण वगैरह, मतलब इन ताम झामों में रहती हैं, अपने जो है ताम झाम से लोगों को अट्रैक्ट करने में लगी रहती हैं, कभी आप पर भी डोरे डाल सकती हैं, सतर्क रहिएगा। पंचम भाव में शनि बैठा हुआ है, ठीक है, छठे में केतु भी ठीक है,
बुध यहाँ पर नीच का हुआ है तो बुध के लिए पन्ना पहनने के लिए कहा गया है। पन्ना पहनने से कार्य क्षेत्र के मामले में भाग्य अधिक साथ देने लगेगा। अब हम आ जाते हैं आपके सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली पर। लगन कुंडली से तो चीजें ठीक आ रही हैं, धन वगैरह। अगर अष्टक वर्ग से भी पुष्टि हो जाएगी तो अच्छा है। लगन में 27 पॉइंट है, एवरेज पॉइंट 28 होते हैं। लेकिन लगन में कम पॉइंट होने का मतलब ये है कि छठे भाव के पॉइंट से कंपेयर करिए। छठे से अधिक होना चाहिए, छठे से अधिक है। अष्टम के बराबर है, ये भी ठीक है। और द्वादश से भी अधिक पॉइंट लगन में है। कुंडली में 6, 8, 12 भाव गड़बड़ होते हैं। तो छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव से पॉइंट अधिक हो तो व्यक्ति कितनी भी संघर्ष, मुसीबत और परेशानियां आए, अंत में उससे उबर करके आगे निकल जाता है। धन भाव में देखिए 30 पॉइंट है, व्यय में 23 है। धन और व्यय में काफी अंतर है यहाँ पर। लाभ भाव में भी 30 है, व्यय में 23 है। तो ये जो धन भाव के पॉइंट और लाभ भाव के पॉइंट इस व्यय भाव से अधिक होते हैं तो जीवन में कभी आर्थिक उपद्रव, आर्थिक परेशानियों के आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। यानी जीवन में कभी कोई बहुत बड़ा आर्थिक उपद्रव आपके नहीं आने वाला है। अल्टीमेटली आप जो है, अंततः आप जो है धन के मामले में आत्मनिर्भर बने रहेंगे। तीसरे भाव में 40 पॉइंट बहुत अधिक हो गया है, ये मेहनत का भाव होता है, मेहनत कैरी ऑन रखिए। सुख साधन वाले भाव में 28 पॉइंट है, एवरेज सुख साधन भोगने का अवसर मिलेगा। सुख साधन रहने के बावजूद भी रिलैक्स रहने का टाइम थोड़ा कम ही रहेगा। संतान भाव में 27 पॉइंट है जो कि लगन के बराबर ही है, इसलिए ठीक है। कोई बहुत विशेष शत्रु आदि की बाधा नहीं है क्योंकि लगन से कम पॉइंट यहाँ पर है। तो वो पीछे से जो है थोड़ा सा पिंच करने वाले शत्रु भले मिल जाए, लेकिन कोई इतना मजबूत शत्रु सामने से नहीं है जो आपकी नौकरी या अन्य चीजों पर असर डाल सके। पति और पत्नी का स्वभाव काफी मेल जोल वाला है क्योंकि लगन में 27 है, सब सातवें में भी 27 है, तो दोनों का स्वभाव और हाव भाव मैच करेगा। भाग्य भाव यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कमजोर हुआ है, 25 पॉइंट है। कर्म में 27 है, भाग्य से ज्यादा कर्म। और जितना आप कर्म करेंगे उससे थोड़ा अधिक ही आप हकदार बनेंगे, लाभ पाएंगे। तो ये जो भाग्य में कम पॉइंट्स है ये बुध का पन्ना पहनने से सही हो जाएगा। ये भाग्य में कम पॉइंट इसी नाते परिलक्षित हो रहा है क्योंकि आपके दशमांश में नवम भाव में बुध नीच का होकर के बैठा हुआ है। अब आगे मैं कंक्लूड करूंगा और आपके लिए यही सलाह है कि आप ये राहु की अंतर्दशा निकलने दीजिए जुलाई 2025। फिर एक बहुत हाईवे आपको नहीं मिलेगा, आपको एक्सप्रेस वे मिलने वाला है, जीवन में काफी अच्छा चलेगा। और ये काल सर्प की शांति अवश्य करा लीजिएगा। सूर्य, चंद्रमा और मंगल के लिए रुद्राक्ष पहन लीजिएगा। रुद्राक्ष पहन लेंगे तो टाइम टू टाइम जो दान करना है सूर्य मंगल का नहीं करना पड़ेगा। और बुध के लिए पन्ना, शुक्र के लिए ओपल पहन के रखना है और शनि के लिए स्टोन नहीं पहनना है। लहसुनिया अब आप निकाल दीजिए, इसकी कोई जरूरत जान नहीं पड़ती है मौके पर।